वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या आप एक नए इन्वेस्टर हैं जो अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए बजट फ्रेंडली ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, या शायद आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं जो वॉल्यूम में ट्रेड करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप एक अनुभवी इन्वेस्टर हैं जो नए मौके ढूंढ रहे हैं। चाहे आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल या आपका एक्सपीरियंस लेवल कुछ भी हो, स्टॉक मार्केट हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। हावेवर, ये याद रखिए कि स्टॉक का प्राइस नेसेसरीली कंपनी की एक्चुअल वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो इन्वेस्ट करते टाइम सिर्फ प्राइजेस पर एज अ फिल्टर रिलाई करना एडवाइजेबल नहीं है। तो आज हम टॉप 3 ग्रोथ स्टॉक्स की बात करेंगे जो आप 200 रुपए के अंदर खरीद सकते हैं। अब ग्रोथ स्टॉक क्या होता है? ग्रोथ स्टॉक एक ऐसा स्टार्ट एथलीट की तरह है जो हर साल दूसरों को आउट परफॉर्म करता है। बिजनेस वर्ल्ड में ये एक ऐसी कंपनी को रेफर करता है जो एवरेज बिजनेस के मुकाबले अपने प्रॉफिट्स को फास्टर ग्रो करती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर डिमांड बढ़ती है और स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। इन ग्रोथ स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हुए हमने इस चीज का ध्यान रखा है कि ये स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। तो इस लिस्ट में हम उन स्टॉक्स की बात करेंगे जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज्यादा है, पिछले साल का एनपीएम यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 है, करंट प्राइस 200 रुपए से कम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसा इंसाइटफुल कंटेंट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो इंडिया की लार्जेस्ट मर्चेंट आयरन और माइनर और वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट है। ये दुनिया में आयरन और की मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स में से एक है। ऑल्सो ये साउथ ईस्ट एशिया की ओनली मर्चेंडाइज डायमंड माइन को भी ऑपरेट करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनएमडीसी की, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एनएमडीसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है और माइनिंग इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट फोर्स है। इसके हेडक्वार्टर्स हैदराबाद तेलंगाना में है और अराउंड 65 इयर्स से यहाँ है। जब हम एनएमडीसी के माइनिंग ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हम आयरन और माइंस को 2 की रीजन्स में देखते हैं, बेलाडिला सेक्टर इन छत्तीसगढ़ और डोनी मलाई इन बेलरी हॉस्पेट कर्नाटका। ये माइंस हाईली मर्चेंडाइज्ड हैं और इनकी कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी ओवर 40 मिलियन टन्स पर एनम है और ये कंपनी इसको फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 100 MTPA तक बढ़ाने का एम कर रही है। मोreover, एनएमडीसी की प्रेजेंस इन लोकेशंस में ही लिमिटेड नहीं है। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, इस कंपनी ने पूरी कंट्री में वास्ट फुटप्रिंट एस्टैब्लिश किया है। कंपनी और भी तरह के मिनरल्स को एक्सप्लोर और प्रोड्यूस करती है, जैसे कि कॉपर, रॉक, फॉस्फेट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और यहाँ तक के डायमंड्स भी। जी हाँ, आपने सही सुना, डायमंड्स। एनएमडीसी इंडिया की ओनली मर्चेंडाइज डायमंड माइन को भी ऑपरेट करती है जो पन्ना मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इनके पास ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लेगेसी आयरन और लिमिटेड में 92.32% स्टेक है। लेगेसी करंटली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन्वॉल्व है जो आयरन और गोल्ड, टंगस्टन और बेस मेटल्स जैसे मिनरल्स को कवर करते हैं। चलिए देखते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। फाइनेंशियल ईयर 23 में एनएमडीसी ने 17,667 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,529 करोड़ रुपीस का था। अब बारी है इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को डिस्कस करने की। स्टार्ट करते हैं इसकी स्ट्रेंथ्स से। कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। पिछले 4 सालों में फिस्कल 2018 से 2021 कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन को मेंटेन किया है जो 50% से 60% के बीच में रेंज करता है। एमएमडीआर एक्ट के 2021 अमेंडमेंट में न्यू प्रीमियम पेमेंट्स के इंट्रोडक्शन के बाद भी एनएमडीसी अपनी अर्निंग मार्जिन्स को स्ट्रॉन्ग रखना मैनेज कर पाई है, और वो भी अपनी हाई एफिशिएंसी और आउटपुट क्वालिटी की वजह से। नोट करने वाली बात यह है कि फिस्कल 2023 में पॉलिसी चेंजेस की वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन स्क्वीज होने के बाद भी एनएमडीसी की कॉस्ट प्रोडक्शन एडवांटेजेस और हाई ग्रेड और क्वालिटी ने उसको उसके पीयर्स के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म करने में हेल्प किया था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कंपनी की नेट कैश अक्रूवल टू टोटल डेट रेशियो में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है जो पिछले साल 3.01 टाइम्स था और फिस्कल 2023 में 11.64 टाइम्स। एनएमडीसी अपनी एक्सपेंशन को अपनी खुद की अर्निंग्स से फाइनेंस करने का प्लान कर रही है ताकि ये अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बिना किसी एक्सटर्नल डेट की हेल्प से मेंटेन कर पाए। अब देखते हैं इसकी वीकनेसेस को।
एनएमडीसी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 2023 के टर्नओवर में 31.96% डिक्रीज फेस किया है। फर्दरमोर मार्च 2023 में लो डिमांड और आयरन ओर के इंक्रीज प्राइसेस की वजह से पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में इनके पैट में 30% का स्टीप रिडक्शन देखने को मिला है। अब आप कंपनी और उनके कुछ लिस्टेड पेयर्स कोल इंडिया और वेदांता के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब चलते हैं इस लिस्ट की सेकंड कंपनी पे, जिसने एज एन इंटीग्रेटेड ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी अपना मार्क बनाया है। एक ईपीसी कंपनी वो कंपनी होती है जो कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी के लिए वन स्टॉप सर्विस प्रोवाइड करती है, जहां पर वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर डिजाइन, इंजीनियरिंग, परचेज ऑफ मटेरियल्स, प्रोक्योरमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को हैंडल करती है। इसके मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट्स में से एक है इंडिया के फर्स्ट प्रीमियर प्राइवेट पोर्ट प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन, और इसकी प्रेजेंस पूरी कंट्री में 5 सिग्निफिकेंट पोर्ट्स में है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए इस कंपनी ने रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी अपनी एंट्री मार्क कर ली है। ये करंटली प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही है, जिनका अप्रोक्सीमेट सेलेबल एरिया 5 मिलियन स्क्वायर फीट है। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो है मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जिसको हम मैन इंफ्रा या MICL भी कह सकते हैं। मैन इंफ्रा ने अपना मार्क 1997 में नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर नवा शिवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल यानी कि इंडिया के फर्स्ट प्रीमियर प्राइवेट पोर्ट प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन से बनाया था। और यही नहीं, इन्होंने अपने सक्सेस लिस्ट में और भी इंडियन पोर्ट्स को ऐड किया है, जैसे कि मुंद्रा और चेन्नई पोर्ट। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन सेक्टर एरिया में इन्होंने हाई राइज टावर्स बिल्ड करने के बाद एक इंडेलिबल इंप्रेशन बनाया है। ये मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स के टॉलेस्ट टावर्स में से एक है। मैन इंफ्रा प्राइमरीली मुंबई के सबर्ब्स में एम्बिशियसली प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी डेवलप कर रही है, जिनका सेलेबल एरिया इंप्रेसिव 5 मिलियन स्क्वायर फीट का है। अब देखते हैं कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेस को। इनके 2 प्राइमरी सेगमेंट्स हैं। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो टोटल रेवेन्यू में अप्रॉक्सीमेटली 51.43% कंट्रीब्यूट करते हैं। ईपीसी प्रोजेक्ट्स जो टोटल रेवेन्यू में अबाउट 48.57% कंट्रीब्यूट करते हैं। हाउएवर इन 2 सेगमेंट्स में मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हैं। चलिए इनको ब्रेक डाउन करते हैं। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, डीएम फ्री और इक्विटी मार्जिन। ये प्रोजेक्ट को हैंडल और मार्केट करने से जनरेट हुए फी या मार्जिन को रेफर करते हैं। ये डेवलपमेंट मैनेजमेंट यानी कि डीएम फी भी हो सकती है या फिर प्रोजेक्ट में इक्विटी स्टेक पर हुआ प्रॉफिट मार्जिन भी। ईपीसी मार्जिन, जब कंपनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के इन हाउस इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन टास्क को अंडरटेक करती है तो उनको ईपीसी मार्जिन मिलता है। इंटरेस्ट मार्जिन, अगर कंपनी प्रोजेक्ट में अपने खुद के फंड्स इन्वेस्ट करती है, प्रोबेबली एज डेट, तो वो इन फंड्स पर इंटरेस्ट मार्जिन अर्न कर सकती है। अब देखते हैं रियल एस्टेट बिजनेस। करंटली इनके पास टोटल 4.6 मिलियन स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन स्क्वायर फीट करंटली ऑनगोइंग है और नियरली 2.6 मिलियन स्क्वायर फीट के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। और फ्लोरिडा यूएसए में इनके 4 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिससे ये जियोग्राफिकली एक्सपैंड भी कर रहे हैं। ईपीसी प्रोजेक्ट्स, ईपीसी मार्जिन, ये मार्जिन उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से आता है जो कंपनी या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट क्लाइंट से अंडरटेक करती है। पीएमसी मार्जिन, इसकी फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मार्जिन। ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की साइट्स, मटेरियल्स और लेबर के प्रोफेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। ये थे इसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स। और अब देखते हैं ईपीसी बिजनेस को। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस सेगमेंट की रेवेन्यू अराउंड 918 करोड़ रुपीस आई थी। अदानी, भारती एयरटेल और टाटा हाउसिंग इस सेगमेंट के कुछ क्लाइंट्स हैं। इन्होंने पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 200 हेक्टेयर से ऊपर के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। यही नहीं, इन्होंने मैसिव 25 मिलियन स्क्वायर फीट के रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट करे हैं। चलिए देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। इन्होंने 20% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज और 414 करोड़ रुपीस का एबिटा मार्क करते हुए 259 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। फिस्कल ईयर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 45% ईयर ऑन ईयर से एस्केलेट होकर 510 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया और टोटल इनकम भी 45% से बढ़कर 524 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई। इनका एबिटा ईयर ऑन ईयर 63% से ग्रो करके 109 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया और ईयर ऑन ईयर 112% के जंप से इनके नेट प्रॉफिट 82 करोड़ रुपीस तक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को।
स्टार्ट करते हैं इनकी स्ट्रेंथ से। MICL ने घाटकोपर में लार्जेस्ट क्लस्टर रीडेवलपमेंट्स में से एक के डेवलपमेंट राइट्स को अक्वायर किया है। इस अकेले प्रोजेक्ट का अगले 4 सालों का रेवेन्यू पोटेंशियल स्टैगरिंग 1200 करोड़ रुपीस का है। कंपनी ने BMCT PSA ग्रुप से 680 करोड़ रुपीस का नोटेबल EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्डर सिक्योर किया है। MICL मुंबई में इंडिया का आइकॉनिक रेजिडेंशियल टावर बिल्ड करने के बाद अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में भी स्टेप कर रही है। इस प्रोजेक्ट का सेलेबल कारपेट एरिया 6.5 लाख स्क्वायर फीट और रेवेन्यू पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली 3000 करोड़ रुपीस है। घाटकोपर ईस्ट में कंपनी 10,000 प्लस स्क्वायर मीटर की गेटेड कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए सेट है, जिसका सेलेबल कारपेट एरिया अबाउट 4 लाख स्क्वायर फीट है। ये प्रोजेक्ट घाटकोपर ईस्ट की 10 डिफरेंट सोसाइटी से अक्वायर किया गया है और आने वाले 4 सालों में इसका रेवेन्यू पोटेंशियल 1200 करोड़ रुपए का है। अब बात करते हैं इनकी वीकनेसेस की। फाइनेंशियल ईयर 23 में MICL की सेल्स 1200 करोड़ रुपए से 992 करोड़ रुपीस पर आ गई थी। ये डिक्रीज इन्वेस्टर्स को वरी कर सकता है और कंपनी के लीडर्स को इसे एड्रेस करना चाहिए। अब आप कंपनी और लिस्टेड पीयर्स मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगली कंपनी इंडिया की लीडिंग ल्यूब्रिकेंट कंपनी है। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर जो मार्स पर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क कर रहा है, वो भी चलते रहने के लिए इस ब्रांड पर रिलाई करता है। ये कंपनी दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल मोटर स्पोर्ट टीम्स को भी स्पॉन्सर करती है, इंक्लूडिंग फॉर्मूला 1। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं फेमस कैस्ट्रॉल की। कैस्ट्रॉल इंडिया 1919 में फाउंड हुई थी और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई इंडिया में थे। ये मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई के 4 रीजनल ऑफिस से ऑपरेट करती थी। ये कंपनी कैस्ट्रॉल इंडिया यूके के अम्ब्रेला के अंडर ऑपरेट करती है, जो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मल्टीनेशनल एंटिटी है। कैस्ट्रॉल के प्रोडक्ट्स की रेंज 150 कंट्रीज से ज्यादा में है और ये मेजर कॉर्पोरेशंस जैसे कि फोक्सवैगन, ऑडी, BMW और कोमात्सु के साथ पार्टनरशिप एंजॉय करती है। 2002 में BP PLC से एक्वायर होने के बाद से ये दुनिया की 7 ऑयल सुपर मेजर्स में से एक रही है। कैस्ट्रॉल ब्रांड नेम यूटिलाइज करने के लिए ये कंपनी अपने प्रोमोटर कैस्ट्रॉल लिमिटेड यूके को एक रॉयल्टी फी देती है। फिस्कल ईयर 2022 में कंपनी ने कैस्ट्रॉल लिमिटेड यूके को 112.44 करोड़ रुपीस रॉयल्टी पेमेंट्स में डिस्पर्स किए हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया, कैस्ट्रॉल CRB, कैस्ट्रॉल GTX और कैस्ट्रॉल एक्टिव जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के अंडर ऑपरेट करती है। कंपनी के पास एक सिग्निफिकेंट फुटप्रिंट है, जिसमें 3 ब्लेंडिंग प्लांट्स और 350 डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक रॉबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो ओवर 1 लाख रिटेल आउटलेट्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स। ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स में कैस्ट्रॉल एक्टिव और कैस्ट्रॉल मैग्नेट C शामिल हैं और कमर्शियल व्हीकल ऑयल्स के अंडर कैस्ट्रॉल CRB, टर्बोमैक्स शामिल हैं। कंपनी अपनी कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विस वर्कशॉप्स भी रन करती है। कैस्ट्रॉल इंडिया ने क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि KMS के 7% स्टेक के लिए 487.5 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, ताकि ये अपनी सर्विस और मेंटेनेंस कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड कर सकें। EV मार्केट के बढ़ते ट्रैक्शन के साथ कैस्ट्रॉल MG मोटर इंडिया और GOBP के साथ कोलैबोरेट करके EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने की पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर कर रही है। बात करते हैं इनकी मरीन और एनर्जी सेक्टर्स में इन्वॉल्वमेंट की। ऑफशोर रिग मार्केट ने 85% यूटिलाइजेशन रेट शो किया है, जो 2015 से अब तक का हाईएस्ट रहा है। इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स कैस्ट्रॉल व्हीकल्स और मरीन सॉल्यूशंस पर आकर नहीं रुका है, वो इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में भी प्रोग्रेस कर रहा है। इन्होंने रोबोटिक्स में भी वेंचर किया है और इनके पास अपने सिल्वासा प्लांट के लिए GOTS सर्टिफिकेशन भी है, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होती हैं। अब बारी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखने की। कैस्ट्रॉल इंडिया ने सितंबर में एंड होने वाले 3rd क्वार्टर के रेवेन्यू में 6% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज पोस्ट किया था। ये बनते हैं 1183 करोड़ रुपीस, जो पिछले साल के सेम पीरियड में 1121 करोड़ रुपीस थे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 4% से बढ़ गया था, टोटलिंग 264 करोड़ रुपीस। ये पिछले साल 254 करोड़ रुपीस था। 9 मंथ्स का जो पीरियड सितंबर में एंड हुआ था, उसमें कैस्ट्रॉल इंडिया के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3811 करोड़ रुपीस हिट कर गए थे। ये 2022 के सेम पीरियड में 3598 करोड़ रुपीस था, जिसका मतलब है इसमें 6% जंप आया था। इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 1% से बढ़ा था, जो पिछले साल 845 करोड़ रुपीस था और इस साल 857 करोड़ रुपीस। चलिए डिस्कस करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। स्टार्ट करते हैं इनकी स्ट्रेंथ से।
ऑटो केयर की न्यूली लॉन्च रेंज धमाल मचा रही है। इन्होंने अच्छा ट्रैक्शन गेन किया है और अब अक्रॉस इंडिया ओवर 18,000 आउटलेट्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है। कैस्ट्रॉल मैग्नेट सी SUV 5W30 भी मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंसिडरिंग कि 2023 की ईयर टू डेट न्यू 4-व्हीलर सेल्स के 50% से ज्यादा SUVs रही हैं। जुलाई 2020 में कंपनी के अल्टीमेट प्रमोटर BP PLC और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच में एक सिग्निफिकेंट जॉइंट वेंचर इनिशिएट हुआ है, फॉर्मिंग रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड। BP ने इस वेंचर में 49% स्टेक सिक्योर करने के लिए $1 बिलियन का हेफ्टी अमाउंट इन्वेस्ट किया था और बचा हुआ 51% रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इस JV का गोल है इंडिया के फ्यूल्स और मोबिलिटी सेक्टर्स में एक डोमिनेंट फोर्स की तरह इमर्ज करना। ये कोलैबोरेशन इस कंपनी के लिए एडवांटेजेस प्रूव हुआ है क्योंकि इसकी वजह से फ्यूल्स और कैस्ट्रॉल लुब्रिकेंट्स का रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्री एग्जिस्टिंग रिटेल नेटवर्क के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन इनेबल हुआ है। अब आते हैं वीकनेसेस पे। डेट टू टर्नओवर रेशियो में 15% का डिक्लाइन शो हुआ था, जो फाइनेंशियल ईयर 21 के 17.04 टाइम्स से फाइनेंशियल ईयर 22 के 14.42 टाइम्स पर आ गया था, जो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स का स्लोअर कलेक्शन शो करता है। करंट रेशियो 8% से डिक्रीज हो गया था, जो फाइनेंशियल ईयर 21 के 2.17 टाइम्स से फाइनेंशियल ईयर 22 के 2 टाइम्स पर आ गया था, जो रिड्यूस लिक्विडिटी की तरफ पॉइंट कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी 8% डिक्रीज हुआ था, जो फाइनेंशियल ईयर 21 के 25% से फाइनेंशियल ईयर 22 में 23% पे आ गया था। रिड्यूस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाता है। इनका EBITDA 8% से गिर गया था, जो फाइनेंशियल ईयर 21 में 25% से फाइनेंशियल ईयर 22 में 23% हो गया था, जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्रीज की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब देखते हैं कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स को। एंड देयर वी हैव इट फ्रेंड्स, हमने एक्सप्लोर किए टॉप 3 ग्रोथ स्टॉक्स जो 200 रुपए से कम के अंडर थे। रिमेंबर, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है इन्फॉर्म चॉइसेस लेना, और वी होप इस वीडियो ने आपकी इसमें हेल्प ज़रूर की होगी। याद रखिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपको थरो रिसर्च और एनालिसिस करना चाहिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए और इसमें किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे अमेजिंग कंटेंट पे अपडेटेड रह सकें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.